खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशु पवार। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे राज्यों के बारे में जुड़ी सबसे बड़ी खबरें। पूरे दिन क्या होने वाला है, किस बड़ी खबर पर रहेगी नज़र, चाहे वो राजनीतिक जगत की हो या फिर क्राइम की या फिर कोई और। हर खबर पर आप तक हमारे रिपोर्टर्स नज़र बनाए हुए हैं और तमाम खबरों का जायजा आपको देंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर उनसे आज चर्चा करेंगे और साथ ही राज्यों में मौजूद हालात कैसे हैं इसका भी ब्यौरा उनसे लिया जाएगा। इसी के बारे में चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं अपने रिपोर्टर्स का। इस वक्त हमारे साथ 4 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। राजस्थान से हमारे साथ अरविंद पलावत हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज चतुर्वेदी। प्रशांत झारखंड की खबरों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। प्रशासनिक अमले में देर रात बड़ा फेरबदल हुआ है। 39 पीपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है और इसके अलावा प्रदेश में महिलाओं को रोजगार देने के लिए इस साल करीब 2 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के गठन की योजना भी बनाई गई है। राज्य में आम की मार्केटिंग के लिए सीएम योगी ने समीक्षा की है, जिसके बाद आम की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 13,118 तक पहुंच गया है। क्या कुछ खबरें हैं जिन पर फोकस बना रहेगा, जायजा ले लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह से पीपीई अधिकारियों का जो तबादला है वो किया गया है, बीते कुछ समय से जो लॉकडाउन और कोरोना का संकट बना हुआ था, सरकार ने ये फैसला लिया था कि कोई भी तबादला नहीं होगा फिलहाल कुछ समय के लिए, और एक बड़ा तबादला किया गया है। क्या वजह रही इस तबादले के पीछे और क्या कुछ खबरें हैं जो आज जिन पर नजर बनी रहेगी? देखिए अंशु, सबसे पहले बात तबादले की ही कर लेते हैं। चूंकि आईएएस, पीसीएस या पीपीएस के जो तबादले थे पीसीएस के, इन तबादलों पे रोक नहीं थी, चूंकि इन तबादलों को मुख्यमंत्री को करना था और विशेष परिस्थितियों में इस तरीके के तबादले होते हैं। चूंकि कई ऐसे अधिकारी थे जिनका प्रमोशन हो गया था, उनको नवीन तैनाती देनी थी, या फिर कई ऐसे लोगों को इधर से उधर किया गया है कानून व्यवस्था को देखते हुए। तो खास तौर पे आईएएस और पीसीएस के तबादलों पे रोक नहीं लगाई गई थी, चूंकि ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री प्रदेश के किसी भी तबादला पोस्टिंग करने के लिए अधिकृत है और उनको किसी से, चूंकि मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होता है। लेकिन हाँ, अन्य विभागों में चूंकि जो जून महीना होता है वो स्थानांतरण का उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सीजन तय कर रखा है, जो विभागीय मंत्री और डायरेक्टर प्रमुख सचिव मिलकर के कुछ % जो तबादले होते हैं वो करने के लिए उनको अधिकार दिया जाता है। हर साल चूंकि इस महीने में तबादले हर विभाग में चपरासी से लेकर के 4th क्लास से लेकर के और 1 ग्रेड तक जो उनके विभागीय पद है उसमें तबादले किए जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए विभागीय स्थानांतरण पे और जो हर साल 1 महीने की जो छूट मिलती थी वो तबादले अभी तक नहीं किए गए हैं और ना अभी किए जाने की संभावना है। हालांकि सुगबुगाहट है, शासन स्तर पर विभागीय सूची जरूर बनाई गई है, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए अभी बड़े स्तर पे तबादले नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन जो तबादले किए गए हैं ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है और ये ऐसे तबादलों पे रोक नहीं लगाई गई थी। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का जो दायरा है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। अब तक 5,000 से ज्यादा जो बाहर से संक्रमित प्रवासी भारतीय आए हैं वो संक्रमित पाए गए। साथ ही जो कल का 24 घंटे का आंकड़ा था वो भी एक बार फिर से 500 से ऊपर गया और टोटल आंकड़े जो है 13,000 उत्तर प्रदेश में संक्रमित मरीजों का क्रॉस कर चुका है। हालांकि अभी केजीएमयू की आज की रिपोर्ट आई है जिसमें 13 और लखनऊ में 30 के आसपास सिर्फ मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार आज भी कोरोना संक्रमित जो रिपोर्ट जो सैंपल कल लिए गए थे उसके अनुसार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ नेपाल की जो ताज़ा घटनाक्रम है उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट पे है और खास करके जो सीमावर्ती जिले हैं श्रावस्ती, रामपुर, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर, उन जिलों पे अलर्ट रखा गया है। अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। आने जाने वालों को सघन चेकिंग अभियान किया जा रहा है, क्योंकि जो जिस तरीके से नेपाल में भारत को लेकर के जो ताज़ा घटनाक्रम है उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यूपी से जो लगने वाली सीमाएं हैं उनको एहतियात के तौर पे अतिरिक्त सतर्कता के साथ साथ और ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था उन क्षेत्रों में जहां खुला बॉर्डर नेपाल और भारत का है
वो बढ़ा दिया गया है। यूपी सरकार ने कल एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चूंकि आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि अब जो प्रवासी उत्तर प्रदेश के जो निवासी वापस आए हैं वो दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए न जाएं, उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। आज अभी थोड़ी देर के बाद ग्राम विकास मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो नरेगा में अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया और आगे क्या रणनीति है उस पर चर्चा होगी। कल मुख्यमंत्री ने एक और बैठक में निर्णय लिया, अब 2 लाख से ज़्यादा महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करने का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसके जरिए बड़े स्तर पे रोजगार महिलाओं को दिया जाएगा। जो 30 लाख प्रवासी अब तक उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश के जो निवासी, उनमें 10 लाख महिलाएं भी बताई जा रही हैं। तो उनको भी रोजगार से जोड़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह का और गठन किया जा रहा है, जिससे जो कुटीर उद्योग या लघु उद्योग या उस तरीके से जो महिलाएं एक समूह में मिल करके जो कार्य करती हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार ऐसे क्षेत्रों में काम भी देगी। चूँकि जैसे मास्क की और सैनिटाइजर की जब सप्लाई की बात आई तो खादी ने कपड़ा दिया और ग्राम विकास विभाग को हैंडओवर किया और ग्राम विकास विभाग इन्हीं महिला स्वयं सहायता समूह से काम कराया। तो उनको एक तो रोजगार मिला, पैसा मिला और दूसरी तरफ सरकार अपने ही प्रदेश में उसका प्रोडक्शन शुरू कर दी। तो इसी के तर्ज पे 2 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन और किया जा रहा है। दूसरी तरफ 24 घंटे के पूरे हालात पे क्या स्थिति, ताज़ा घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर के बाद जो कमेटियां हैं 11 कमेटियां उनके साथ बैठक करने जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति क्या है, इन सब मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी और कैसे बेहतर तरीके से आर्थिक व्यवस्था और कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए और गरीबों को फिर से जो मुफ्त राशन आवंटित करना है उस पर भी निर्णय होगा। जल्द ही गरीबों को फिर से राशन मुफ्त देने का योगी सरकार ऐलान करने वाली है। आज उस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। दूसरी तरफ जो पूर्वांचल लिंक रोड बन रही उस पर गोरखपुर लिंक रोड बनाने के लिए कल पीएनबी से 750 करोड़ का सरकार को ऋण मिला है। उसका चेक पीएनबी के महाप्रबंधक ने योगी को सौंपा है। दूसरी तरफ आम को बढ़ावा देने के लिए, चूंकि आम की फसल तैयार है, बड़े पैमाने पर इस बार नुकसान हुआ है, बेमौसम बरसात, फिर कोरोना का संक्रमण, चूंकि उसकी होने की वजह से दवाएं या अन्य चीज़ों पे, आमों पे या मजदूर उस तरीके से नहीं मिल पाए। तो इस बार आमों की चूंकि फसल पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन वाली मानी जाती है, लेकिन दवा न मिलने की वजह से आधे से कम हो गई। तो ऐसे में किसानों को और ज़्यादा नुकसान हो, उस पर भी सरकार ने कल बैठक करके कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ठीक है, तो कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जिसमें 2 लाख महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाया जाएगा और रोजगार भी यहाँ पर देने की बात कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये तो बात हो गई छत्तीसगढ़ की, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश की, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास होने वाला है। साथ ही अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए निर्देश दिए हैं। पूर्व कृषि मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर मौत के सेंटर्स बने हुए हैं। प्रशांत ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस तरह से कोरोना का जो आंकड़ा है वो छत्तीसगढ़ में जितनी देर से उसने दस्तक दिया था उतनी ही तेजी से अब मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स की किस तरह की स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ खबरें रहेंगी जिन पर आज नजर बन रहेगी? तो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह जो शुरू से ये दावा कर रहे थे कि आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है कोरोना को लेकर बहुत ही भयावह होने वाली है, उसके बावजूद भी जिस तरह से अव्यवस्थाओं का आलम देखने के लिए मिलता है तमाम क्वारंटीन सेंटरों में, तो सरकार को आत्मचिंतन करने की जरूरत है और ग्रामीण स्तर पर एक नया रोड मैप बनाने की भी जरूरत है। जिस तरह से पूर्व कृषि मंत्री और जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने टीका हमला बोला है राज्य सरकार के ऊपर की, जब सरकार को ये अच्छे से पता था कि इस तरह से स्थिति निर्मित होनी है तो क्यों नहीं मौके पर ठीक से व्यवस्था करी। तो जितनी तेजी से महामारी से लोगों की मौत नहीं हो रही है, क्वारंटीन सेंटर में ज्यादा मजदूरों की मौत हो रही है। कभी सांप निकलने की घटना, कभी बिच्छू निकलने की घटना, तो कभी मजदूरों को भागने की घटना और कभी क्वारंटीन सेंटर में फांसी लगाने की घटना ही इस बात को तस्दीक करती है कि बृजमोहन अग्रवाल के दावों में सच्चाई है। लेकिन दूसरी ओर सरकार दावा भी करती है कि आने वाले टाइम में इस स्थिति को सुधार लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बात करें अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो एक नींव होती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी महत्वपूर्ण होती है, जहाँ पे पारंपरिक तौर पर जो फसलें उगाई जाती हैं और या तो मजदूरों के काम की बात होती है तो उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुधरती है।
लेकिन लगातार जो लॉकडाउन रहा है और ग्रामीण औद्योगिक धंधे जो पूरी तरह से बंद है, ऐसे में मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या भी खड़ी थी। हालांकि मनरेगा के माध्यम से सरकार ने जरूर उनको रोजगार देने का प्रयास किया था। ऐसे में कल एक महत्वपूर्ण राज्य सरकार ने निर्णय लिया, जहां पर एक ये बताया गया है कि एडीबी के जरिए 1184 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है, जो तकरीबन 4000 करोड़ का होगा। और खासकर अंबिकापुर से लेके बनारस तक का एनएचआई मार्ग है, जिसको बनाने के लिए भी केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है। इस मार्ग के जरिए तमाम जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में व्यावसायिक रिश्ते भी बढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरे उद्योग की धंधे भी रास्ते भी खुल जाएंगे और ग्रामीणों को भी रोजगार दिया जाएगा। तो और अगर कोरोना की बात करें तो एम्स जो है कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे पूरा वार्डन और पीजी जो हॉस्टल है वो पूरी तरह से कोरोना संक्रमित पूरी तरह से चपेट में आ गया, तो वो भी चिंता का विषय है। लेकिन अगर एक और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो बस्तर होता है, बस्तर में दंतेवाड़ा के अंदर 2 कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दंतेवाड़ा सबसे प्रभावित नक्सल प्रभावित इलाका होता है, जहाँ पे अंदरूनी इलाकों में आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर है। तो वो देखना पड़ेगा राज्य सरकार को कि राज्य सरकार उन इलाकों में किस तरह से निर्णय लेती है और किस तरह से व्यवस्था करती है कि मजदूर जो है और भी अधिक संक्रमित न हो, और अगर हो जाते हैं तो उनको नक्सली इलाकों में किसी तरह की बगैर क्षति के किस तरह से उनको शहर के मुख्यालय पे लाया जाए और उनका इलाज कराया जाए। ठीक है। दूसरी ओर हम बात करें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ का जशपुर का बॉर्डर पड़ता है, जो शंख और लोतांग का इलाका होता है। तो झारखंड में जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं, तो जशपुर के कई मजदूर जो होते हैं झारखंड भी जाते हैं और झारखंड से यहाँ भी आते हैं। तो सरकार को ये बॉर्डर पॉलिसी को भी अमल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है प्रशांत, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। तो मौत का सेंटर बन रहे हैं, ऐसा ब्रिज मोहन अग्रवाल का कहना है, लेकिन सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि क्वारंटाइन सेंटर की जो व्यवस्था है उसको मजबूत किया जा सके, उनको बेहतर किया जा सके। आने वाला समय ही बताएगा कि कोरोना की स्थिति किस तरह की छत्तीसगढ़ में बनी रहती है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, लेकिन कुछ और ज़रूरी खबरें भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बिहार और राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की हलचल है, वो जानेंगे अपने रिपोर्टर से। एक छोटा सा ब्रेक। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। चलिए रुक कर लेते हैं बिहार का, जहां डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि वो फिर से फील्ड में उतरेंगे और क्राइम कंट्रोल और शराबबंदी को लेकर अधिकारियों की क्लास लेंगे। बिहार सरकार सूबे के 10 जिलों की बदहाल सड़कों का कायाकल्प करने के लिए 241 करोड़ रुपए की योजना लाने वाली है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच बिहार के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। श्रीकांत प्रत्युष एडिटर बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। श्रीकांत, जिस तरह से ये फैसला लिया गया है कि शराबबंदी को लेकर अधिकारियों की क्लास गुप्तेश्वर पांडे लगाएंगे, क्या कुछ और डिटेल्स हैं? देखिए, अक्सर वो फील्ड में ही रहते हैं, शायद देश के पहले डीजीपी हैं जो ज़्यादा समय फील्ड में गुजारते हैं। तो एक बार फिर वो फील्ड में निकलने वाले हैं। आपको पता है कि कोरोना के संक्रमण का खतरा बना हुआ है, और इस संक्रमण के खतरे के बीच वो हर जिले में जाएंगे, स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, शराबबंदी कानून को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर। वो अपनी यात्रा की शुरुआत सीमांचल के इलाके से कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, और वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो वहाँ से वो शुरुआत करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर वो दोनों कम्युनिटी के लोगों से बातचीत करेंगे, उनके साथ बैठकें करेंगे, और अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे, और जो अधिकारी फिसड्डी साबित हुए हैं उनकी क्लास लगाएंगे। जब भी वो निकलते हैं बिहार के दौरे पर तो 2-4-10 थानेदार नपते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस बार सबकी नज़र टिकी हुई है कि अब जब कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच वो निकलेंगे जिलों के दौरे पर, तो क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी खबर यह है कि कोरोना का संक्रमण का खतरा बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है, 6300 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन राहत वाली खबर है कि 327 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी अच्छी खासी है, और संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या भी बहुत बेतहाशा ढंग से बढ़ रही है। तो सरकार की चिंता बढ़ी हुई है, और इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। कल तेजस्वी यादव की एक पार्टी ने
एक वीडियो ट्वीट किया था बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का, जिसमें दावा किया गया था कि लालू यादव को मंत्री गाली दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उस वीडियो को रीट्वीट किया और कहा कि ये गाली भले अशोक चौधरी दे रहे हैं, लेकिन दिलवा रहे हैं नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन अशोक चौधरी ने अपने उस वीडियो का ओरिजिनल वीडियो डाल दिया और कहा कि देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, यानी वीडियो को एडिट करके उसको डॉक्टर करके और गलत आरोप लगा रहे हैं। तो अशोक चौधरी ने जब ओरिजिनल वीडियो डाला तो ट्विटर पर तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई, ट्विटर पर प्रतिक्रिया आने लगी, तेजस्वी माफ़ी मांगो का ट्रेंड करने लगा। तो अब तेजस्वी यादव मुसीबत में है। उसके बाद कोई सफाई नहीं दी है, क्योंकि जिस वीडियो को ट्वीट करके उन्होंने गाली देने का आरोप लगाया था बिहार सरकार के मंत्री पर, वो वीडियो फर्जी था, उसमें काट छाट की गई थी। और ओरिजिनल वीडियो जो मंत्री ने जारी किया है उससे साफ लगता है कि ये काट छाट करके बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो मंत्री काफ़ी खफा हैं और तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री कोरोना संकट में गायब हैं, उनको खोजने वो जाएंगे सीएम हाउस। इसका जवाब सुशील मोदी ने दे दिया है। मोदी ने कहा है कि पहले की तरह अब मुख्यमंत्री आवास में लौंडा का नाच नहीं होता है कि आप जाएंगे देखने, अब सीएम हाउस में काम होता है। मोदी ने कहा कि जब नीतीश कुमार बिहार के दौरे पर निकलते हैं, जनता से संवाद कायम करते हैं, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकारी खजाने को लुटा रहे हैं। और जब वो ऑनलाइन सीएम हाउस में बैठकर कोरोना संक्रमण से लड़ने की योजना बना रहे हैं तो कह रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि कैसा लड़का है, कैसा नेता है जो किसी भी हालत में वो छोड़ता नहीं है। घर से बैठकर ऑनलाइन कोरोना का संक्रमण में काम करिए तो कहेगा कि घर से बाहर नहीं निकलते हैं, डरे हुए हैं, और जब बाहर निकलिए तो कहता है कि सरकारी पैसे को लुटा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आपको बता दूं कि महागठबंधन और एनडीए दोनों में तकरार चल रही है सीटों की संख्या को लेकर। कांग्रेस ने अब एक अलग रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस की रणनीति ये है कि तेजस्वी यादव, जिनको घटक दलों का कोई नेता महागठबंधन का नेता मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सभी घटक दलों को साथ लेकर तेजस्वी यादव को दबाव मिले और कोई दूसरा नेता महागठबंधन का नेता घोषित हो, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए ताकि नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दिए जा सके। ठीक है, तो ये बड़ी खबरें थी जो बिहार से जुड़ी हुई थी, लेकिन राजस्थान का क्या हाल है जानकारी ले लेते हैं अरविंद पलावत से। राजस्थान की अगर बात की जाए तो होटल मैरियट में कांग्रेस की बाड़ाबंदी का आज तीसरा दिन है। इसके अलावा राजस्थान में बीजेपी की वर्चुअल रैली है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसको संबोधित करेंगी। राज्य में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 333 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ राज्य में अब तक 12,401 कोरोना मरीज की पुष्टि की जा चुकी है। रुक कर लेते हैं अरविंद पलावत का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जिस तरह से कांग्रेस की जो बाड़ाबंदी है उसका आज तीसरा दिन है और लगातार कांग्रेस यही कोशिश कर रही है, यही दावा कर रही है कि जो उसके विधायक हैं उनमें पूरी मजबूती है। बीजेपी लेकिन कोशिश यही कर रही है कि कांग्रेस के विधायकों को किसी न किसी तरह तोड़ दे। क्या कुछ जानकारी है? दिन है आज और डेढ़ में मेरी कांग्रेस बाड़ाबंदी है वो शुरू और लगातार जो कांग्रेस विधायक है वो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगातार विधायकों से बात कर रहे हैं। ग्रुप में जो है वो चर्चा की जा रही है। साथ ही जो निर्दलीय विधायक है 13 निर्दलीय विधायक है उनसे बात, साथ ही जो निर्दलीय विधायक है 13 निर्दलीय विधायक है उनसे बातचीत कर जो वोट बैंक है उसको बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि देखिए 13 जो विधायक आ रहे हैं निर्दलीय, उसमें से 11 जो विधायक है वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से, यानी कांग्रेस से बागी होकर चुनाव उन्होंने लड़ा और यहाँ पर जीत करके आया। और ये जो सभी जो 11 विधायक है, ये लगभग सभी 11 विधायक अशोक गहलोत के खेमे से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सभी विधायकों को साथ लेकर और आगामी जो राज्यसभा चुनाव है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी अपनी ओर लेना चाहती है और ये बताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को कि हमारे पास जो वोट बैंक है, हमारे जो सभी विधायक है वो एक है। वहीं जो तीसरे दिन जो बाड़ाबंदी है इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से निशाना साधा जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी के पास इस बात के सबूत है कि यदि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है तो वे नाम उजागर करें, साथ ही इस पूरे मामले की जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर होनी चाहिए, उन्होंने इसकी मांग की है। वहीं सतीश पूनिया जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है उनका ये कहना है कि राजस्थान का एक भी विधायक जो है वो बिकाऊ नहीं है और जिस तरह मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 20 से 25 करोड़ रुपए में खरीदने की बात कही जा रही है तो किसी भी विधायक को
खरीदना और किसी भी विधायक के बारे में ऐसी बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा है और कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और यदि उनके पास सबूत हैं तो ऐसे नाम उजागर करने चाहिए। तो इसके साथ ही आज भी जो बाड़ाबंदी है वो जारी है और इससे पहले कल शाम को केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट दोनों जो नेता हैं वो दिल्ली चले गए और इसके बाद में कहीं ना कहीं सचिन पायलट के दिल्ली जाने पर जो राजनीतिक सियासत है गलियारों में ये चर्चाएं भी होने लगी कि आखिर वे क्यों गए हैं। लेकिन बाद में जो विश्वस्त सूत्र हैं उनका ये कहना है कि सचिन पायलट की जो मां है रमा पायलट उनके फ्रैक्चर था और वो जो फ्रैक्चर है वो आज प्लास्टर है वो काटा जाएगा। तो ऐसे चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में बीजेपी की आज वर्चुअल रैली है, साथ ही साथ कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन रांची का रुख कर लेते हैं, अमित सिंह हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है, आज कौन कौन सी खबरों पर फोकस बना रहेगा? देखिए अंशु, सबसे पहले कोविड-19 का अपडेट दे दे आपको। पिछले 24 घंटे में अब तक 66 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। अकेले कोडरमा से 35 जो एक्टिव केसेस हैं वो सामने आए हैं। कुल मिलाकर इस समय झारखंड में 899 कोरोना पॉजिटिव की संख्या है। 8 की अभी तक मौत हो चुकी है। तो ये कोविड-19 को लेकर अपडेट है। 131 अच्छे भी हुए हैं, अस्पताल से उनको डिस्चार्ज किया गया है। ये एक अच्छी खबर है कोविड-19 को लेकर। दूसरी बड़ी खबर पॉलिटिकल खबर है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी अब ज्यादा आक्रामक दिख रही है। राज्यसभा चुनाव के साथ साथ जो 2 जगह उपचुनाव होना है, दुमका और बेरमो में, उसको लेकर भी बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है। कल युवा संकल्प रैली को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी जो विधायक दल के नेता हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर दिखे। ट्विटर की सरकार बताया उन्होंने हेमंत सरकार को और ये कहा कि ये दोनों नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे और उसके बाद से झारखंड की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ेगी, राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर है मानसून को लेकर। 48 घंटे पहले ही झारखंड में मानसून प्रवेश कर गया है। 24 में से 17 जिलों में इस समय बारिश हो रही है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 6 दिनों तक इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश होते रहेगी। तो अमूमन 13 जून को जमशेदपुर में और 14 जून को रांची में मानसून प्रवेश करता था, लेकिन इस बार 48 घंटे पहले ही झारखंड में मानसून प्रवेश कर गया है और रुक रुक कर लगातार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। जी ठीक है, तो अमित सिंह झांसी से माफ कीजिएगा रांची से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव जो हैं वो नज़दीक हैं और ऐसे में बीजेपी जो है वो काफ़ी आक्रामक नजर आ रही है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही और हमारे तमाम रिपोर्टर्स का भी धन्यवाद हमें इस डिटेल्ड जानकारी देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।